लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 29 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दरियागंज में एक उम्दा नया फ्लैट ले लिया गया। बढ़िया फर्नीचर से उसे सजा दिया गया। एक चपरासी और एक नौकर सेवा में मुकर्रर हो गए। जुगनू अब ठाठ से अपने फ्लैट में रहने लगा। कौन कह सकता था कि वो वही आवारा गर्द भंगी है जो गंदी खाकी पैंट पहने इस दिल्ली में आया था। दिल्ली शहर भी एक करामाती शहर है जिसका हाथ पकड़ा निहाल कर दिया। जुगनू के सितारे बुलंदी पर थे, अब उसकी चांदी ही चांदी थी। उसका घर अब दिल्ली वालों के लिए इबादत खाना बन गया था। लोग आते थे जाते थे। बहुत लोग बहुत गर्ज लेकर आते थे। बहुत से लोग कांग्रेस के काम से आते थे। बहुत लोग महज दोस्ती मुलाकात के लिए ही उसकी ड्योढ़ी पर सिजदा करते थे। एक नौकर हर वक्त आने जाने वालों के लिए चाय बनाता रहता था। नवाब का हुक्म था, कोई आदमी चाहे जिस मतलब से आए, चाय और पान से अवश्य उसकी खातिर की जाए और उसका काम यथाशक्ति तुरंत कर दिया जाए। नवाब ने जुगनू को एक ये भी गुरुमंत्र दे दिया था कि चाहे कितना ही छोटा आदमी हो, उसके साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आना, किंतु किसी से घनिष्ठता न बढ़ाना, न किसी को दोस्त राजदा बनाना। जुगनू के हक में ये बात अच्छी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी पोल खुले। वो खुद भी डरा डरा सा रहता था, परंतु अब तो और लोग उसी से डरते थे। धीरे धीरे जुगनू इस रहन सहन का अभ्यस्त और ढीठ होता जाता था। शोभाराम का अब भी उसे बहुत भारी सहारा था। यद्यपि शोभाराम भी अब उससे दबता था, पर नवाब की बुद्धि से जहां वो अपनी तिकड़मबाजी चलाता था, वहां शोभाराम की बुद्धि से वो अपने पद और कांग्रेस लीडर की मर्यादा की भी रक्षा करता था। शोभाराम ने यद्यपि उसे डेरा बदलने को मना किया था, और जब जुगनू नए डेरे में इस ठाट बाट से रहने लगा तो आश्चर्य भी किया कि इतना रुपया उसके पास कहाँ से आया, परंतु इस संबंध में उसने जुगनू से कुछ कहना ठीक नहीं समझा। असल बात यह थी कि वो रुग्ण रहने के कारण इन बातों से उदासीन रहता था। फिर अब जुगनू के ऑफिस से हट जाने पर काम का भार फिर उस पर आ पड़ा था। इसके अतिरिक्त कांग्रेसी अमलदारी में ऐसी हवा चल ही रही थी। फिर जुगनू शोभाराम के प्रति एक निष्ठ सेवक की भांति व्यवहार करता था। उसके काम में सहायता भी देता था। एक विशेष गुण जुगनू में ये था कि वो परिश्रम से जी नहीं चुराता था। शोभाराम इस बात से बहुत खुश थे। आवारागर्द और बेकार किंतु कांग्रेसी नवयुवकों के लिए उसका घर अब पनाहगाह बनता जा रहा था। जब वो जिला कांग्रेस कमेटी का ज्वाइंट सेक्रेटरी था, तभी से वो उनका मुरव्वी बन गया था। सच पूछा जाए तो कांग्रेस ने ऐसे नौजवानों की एक बड़ी बिरादरी बना दी थी। अंग्रेजी अमलदारी में खासकर सन 42 के तोड़ फोड़ के बाद इस बिरादरी का निर्माण हुआ था। सभी देशों में ऐसे बिगड़ैल तरुण होते हैं। असल बात तो ये है कि तरुणों का रक्त ही बिगड़ैल होता है। जो उठती उम्र के लड़के पढ़ने लिखने में तेज नहीं होते, माता पिता का सही अनुशासन जिन पर नहीं होता, स्वभाव और परिस्थितियों से वे साहसिक हो जाते हैं। पारिवारिक असुविधाएं उन्हें घर से विद्रोही बना देती हैं। बहुधा ऐसे तरुण घर से भाग आते हैं और आवारागर्दी का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ऐसे ही तरुण चोर, उठाईगीर, गिरहकट, व्यभिचारी, लंपट और दुर्व्यसनी बन जाते हैं। बहुधा तिकड़म और तोड़फोड़ के उपद्रव उन्हें पसंद होते हैं और वे उनके कारण जेल के अनवरत यात्री बन जाते हैं। यों तो कांग्रेस ने जब स्वयंसेवकों का संगठन किया, तभी ऐसी प्रकृति और परिस्थितियों के तरुण उसमें भर्ती हो गए थे। वे बड़ा कड़ा काम करने वाले, कष्ट सहिष्णु और साहसी थे। गांधी जी की नीति में जो जेल जाने की सरल विधियों का, निरुपद्रव और महाप्रतिष्ठित स्वरूप और विधियों का आविष्कार हुआ, और उसके कारण अपनी साहसिक प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर ऐसे तरुण जब हजारों लाखों की संख्या में जेल में भर गए और नेताओं की शह पाकर उन्होंने हद दर्जे की शरारतें, तिकड़म, अव्यवस्था और अनुशासन भंग की कार्रवाइयां जेलों में की, और उसके कारण जो बड़ी बड़ी जेल यंत्रणाएं भुगती, उससे इन तरुणों के रक्त और स्वभाव में एक व्यवस्थित गुंडागर्दी ने घर कर लिया। और जब सन 42 में उन्हें खुले रूप में तोड़फोड़ की छुट्टी मिली, तो देश में ऐसी अशांति और अव्यवस्था का वातावरण उन्होंने उत्पन्न कर दिया कि अंग्रेज सरकार के अनुशासन का दिवाला ही निकल गया और उसे भारत छोड़कर भागते ही बना। ऐसे तरुण अब बढ़ बढ़कर अपने साहसिक अनुशासन भंग की डींग
गर्व से हाँकते थे। उनके सारे ही अनाचार अब देशभक्ति के रंग में सराबोर थे। इसलिए वे न केवल क्षम्य थे अपितु प्रशंसनीय भी बन गए थे। जैसे धर्म के नाम पर दुनिया भर के अनाचार वैध बन जाते हैं, वैसे ही देशभक्ति के नाम पर ये अनाचार भी वैध बन गए थे। परंतु जब कांग्रेस का राज्यारोहण हुआ, उनमें के अवसरवादी और बुद्धि प्रधान लोग तो ऊंची नीची कुर्सियों पर बैठकर व्यवस्थित हो गए, परंतु ये बुद्धिहीन तरुण एकदम असहाय आवारागर्द बन गए। इन्हें न किसी काम धंधे की योग्यता थी, न उच्च शिक्षा, न चरित्र का सहारा। गुंडागर्दी इनके रक्त में मिली थी। जब तक अंग्रेजों की अमलदारी रही, इनकी गुंडागर्दी देशभक्ति का अंग रही, पर कांग्रेस राज्य में वो अपराध बन गई और इस प्रकार वे कांग्रेस के आश्रय से वंचित हो गए। उनमें अब बहुत से तो छोटे मोटे धंधों में अपने अत्यंत असफल अनैतिक जीवन को बड़े ही असंतुष्ट रहकर काट रहे थे। बहुत से कांग्रेसी विद्रोही होकर लाल झंडे के नीचे फिर वही अपना पुराना गुंडागर्दी का शोर शिफा कर रहे थे। पर अभी ऐसे बहुत से तरुण थे जो कांग्रेस के नाम और निष्ठा से चिपके हुए थे। अब भी वे अपने को कांग्रेसी और देशभक्त मानते थे। उनके लिए कांग्रेस में अब केवल एक ही काम रह गया था कि जब कांग्रेसी नेताओं का चुनाव हो, तब वे अपनी गुंडागर्दी, अनैतिक स्वभाव और साहसिक प्रवृत्ति से काम लेकर चुनावों को सफल बनाएं। इसलिए जब चुनावों की आंधी आती थी तो इन आवारागर्द तरुणों की चांदी बन जाती थी। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर उनके शिविर बन जाते थे। वहां से उन्हें खाना मिलता और सुविधाएं प्राप्त होती थीं। सबसे बढ़कर बात यह कि कांग्रेस वर्कर का सम्मान प्राप्त होता था। जुगनू ने इन तरुणों के गुणों और उपयोगिता को ठीक ठीक समझ लिया था और उसके जैसे असंस्कृत और अयोग्य जन के लिए ऐसे तरुण बड़े उपयोगी थे। उसकी प्रकृति भी लगभग वैसी ही थी। अतः उनसे वो अन्य कांग्रेसी नेताओं की भांति दूर ही से काम न लेता था, वरन उन्हें सच्चे दिल से प्यार करता और उनके साथ मित्रता का व्यवहार करता था। इसलिए ऐसे सैकड़ों तरुण जुगनू के परम सहायक और प्रशंसक बन गए थे और कांग्रेस के वातावरण में वे उसके परम सहायक प्रमाणित हुए थे। जुगनू ने अब मन में ये ठान लिया था कि वो ऐसे चुनिंदा गुंडा प्रकृति के नौजवानों की एक वॉलंटियर कोर बनाकर उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा का माध्यम बनाएगा। अतः ऐसे आवारागर्द तरुणों के लिए जुगनू का घर तीर्थ बन गया था। जुगनू उनसे दिल खोलकर बात करता और मुक्त हाथों से उन्हें सहायता देता। ऐसे तरुणों की चरित्रहीनता की उसे परवाह न थी। बहुत से तरुण उसकी छत्र छाया में अभयदान प्राप्त कर मौज मजा करते थे। बहुत से तरुण म्यूनिसिपल कमेटी में नौकर हो गए थे। बहुतों को छोटे छोटे ठेके मिल गए थे। बहुतों को ठेकेदारों का प्रश्रय मिल गया था। इन नौजवानों के नेतृत्व के संबंध में वो न शोभाराम के अनुशासन के अधीन था, न नवाब के। न वो उनके संबंध में अपने इन दोनों प्रधान सहायकों से किसी प्रकार की सम्मति सहायता लेता था। रुपए पैसे का उसे मोह न था। हाथ खुलते ही वो उन्हें खूब खिलाने पिलाने लगा और वे सब जुगनू की जय जयकार करने लगे। लाला फकीर चंद का काम आसानी से हो गया। कोई 8-10 लाख के अनेक ठेके उन्हें मिल गए। जुगनू को लाला बुलाकी दास से उनके कॉन्ट्रैक्टों पर दस्तखत कराने तथा मीटिंग में पास कराने में कोई कठिनाई न हुई। लाला फकीर चंद अब जब तब उसके यहाँ आते थे, फोन पर बहुधा बातें करते थे। हफ्ते में एक आध वैसी ही छोटी बड़ी दावत हो जाती थी। लाला फकीर चंद अपने को बड़े खुशदिल समझते थे। मुक्त हस्त से उपहार देते थे। दरी, कालीन, पंखे, टी सेट, बर्तन, खाने पीने की चीजें निरंतर किसी न किसी बहाने से आती ही रहती थी। पर जुगनू एक बुद्धिमानी का काम करता था। अपने इन आवारागर्द तरुण दोस्तों को लाला फकीर चंद से चस्पा करता रहता था। वो बहुधा एक स्लिप लिखकर किसी भी तरुण को लाला फकीर चंद के पास भेज देता। स्लिप में केवल एक वाक्य होता, पत्रवाहक को मैं आपके पास भेज रहा हूं, और लाला फकीर चंद को से निश्चय ही कोई काम देना पड़ता था। इस प्रकार लाला फकीर चंद के विविध कामों में ऐसे सैकड़ों तरुण लग रहे थे जो जुगनू की सैनिक कोर के सिपाही थे। लाला बुलाकी दास जुगनू से बहुत खुश थे। सब काम उस पर छोड़ वे अपने व्यापार बिजनेस में लगे थे। उनके नाम पर जुगनू को सब स्याह सफेद करने का अधिकार था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 29 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।